ये हैं रामेश चौधरी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इन्होंने यूट्यूब पर फूड व्लॉगिंग की, मॉडलिंग की और मुतादिद कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करते हुए अब PMS 12 का न सिर्फ इम्तिहान पास किया बल्कि इंटरव्यूज में टॉप भी किया और बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेट हुए हैं। यूट्यूब से रामेश साहब आपने शुरू किया, व्लॉगिंग करते रहे, यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग करते रहे और अब माशाल्लाह आप असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर एलोकेट भी हुए। नौजवान दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इंस्पेक्टर FIA का टेस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम का कोई एक आधा पास हो जाए। इतने पास करने के बाद फिर भी ये सफ़र जारी रखा, कैसे कर लिया जनाब ये सब कुछ? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अगर आपका एम पुख्ता है ना एंड इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड कि आपने करना है तो बाकी चीज़ें सारी रास्ते में मिल जाती हैं। वो एक फ्रेज़ है, कहते हैं शूट फॉर द मून एंड इफ़ यू फेल यू विल लैंड ऑन स्टार्स। तो मैं तो मून के लिए शूट कर रहा था, ये तो स्टार्स बीच में आते गए तो आई हैव ट्राइड। सितारों से आगे जहां और भी हैं, आप अगले जहानों तलाश में रहे। मैं ऊपर देखता रहा हूँ, नीचे से चीज़ें आती गई हैं, चलती गई। अच्छा, ये एम कब बना आपका? अमूमन नौजवान जब डिग्री कर लेते हैं तो उनको पता ही नहीं होता किस तरफ जाना है, डायरेक्शन क्या है, रास्ता क्या है और उनकी जुस्तजू क्या है। आपको कब समझ आई कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है और ये रास्ता चुनना है? एजुकेशन का बताइए, कब कंप्लीट हुई और उसके बाद ये डिसाइड कब किया? मैंने UT टेक्सला से इंजीनियरिंग की है। इंडस्ट्रियल 16 सेशन था मेरा। 2020 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। तो आई नेवर प्लान माई लाइफ, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने यहाँ तक आना है। मैंने स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग, तो उसमें मेरा माइंड था कि मैंने इंजीनियरिंग में ही आगे कंटिन्यू करना है और मैंने उसी में मास्टर्स करना है, फ़ॉरेन जाना है और फील्ड को कंटिन्यू करना है। बट फाइनल ईयर में आके हमारी यूनिवर्सिटी में एक दो प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, तो AC साहब आए टेक्सला के। तो AC साहब का प्रोटोकॉल देख के रियलाइज़ किया यार ये भी कोई चीज़ है, इधर भी जाना चाहिए। तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज भी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में आने के ये पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। तो उनको देखने के बाद उनको आइडियलाइज़ किया और पता चला कि ये एग्ज़ाम पास करते हैं, इसके इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसको इस तरीके से किया जाता है, ये इसका ड्यूरेशन है। तब माइंड सेट डेवलप करना स्टार्ट किया। तो आई वुड से कि फाइनल ईयर में इसकी स्टार्ट किया चीज़ों को और करते 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 2 साल लग गए एंड फाइनली यस आई हैव अचीव्ड। फाइनल ईयर कब था आपका? 2020 में। कोविड के डेज थे उन दिनों, तो घर बैठा। अच्छा। तब रियलाइज़ किया कि यार घर में वेले बैठने से बेहतर है कि इस ट्रैक पे चलते हैं। तो फिर कोविड के दिनों में मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली मार्च अप्रैल 2020। AC साहब के प्रोटोकॉल ने आपको अट्रैक्ट किया? यस। और तब आपने डिसीजन लिया कि मुझे AC बनना है, मुझे ये प्रोटोकॉल चाहिए और उस प्रोटोकॉल के लिए AC बनना पड़ता है। अच्छा, इस प्रोटोकॉल तक पहुंचने के लिए, बनने तक के लिए आपके दरमियान में जैसे आपने बताया छोटे छोटे सितारे आते रहे हैं। ये सितारे पाकिस्तानी नौजवान जो हैं इसके लिए बड़ा ख्वाब देखते हैं कि ये एक मिल जाए तो वही काफ़ी है। आपने ये इतने सारे एग्ज़ाम थ्रू आउट पास करते रहे साथ साथ और उसके बाद ही आपने अटेम्प्ट दी? एग्ज़ाम्स तो मतलब मैं अप्लाई तो करता रहा, मैं जस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाह रहा था कि मैंने कहा मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आता जाऊं ताकि मेरा बैक एंड सिक्योर हो। बिकॉज इससे पहले मैं फील्ड जॉब कर रहा था एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे लाइफ बड़ी लिमिटेड सी हो जाती है। मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग फर्म में गया तो वहाँ पे उस 4 दीवारी के अंदर आपकी ज़िंदगी है सारी। मतलब आप 10 साल भी लगा लोगे तो आप उस 4 दीवारी के मैक्सिमम जनरल मैनेजर बन जाओगे। तो उसमें उससे बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस सर्विस। गवर्नमेंट सेक्टर में ये पॉइंट है कि आप डायरेक्टली कॉम को सर्व कर रहे होते हो। तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में आना है और आते आते मैंने AC तक पहुंचना है और फाइनली AC। अभी मैंने नाज़रीन को कुछ बताया कि आपने इंस्पेक्टर FIA फलां टेस्ट में, मैं तो आधे भूल गया हूँ, कितने के पास किए हमारे नाज़रीन को वो भी बता दीजिए। इंस्पेक्टर FIA, इंस्पेक्टर AD, इंस्पेक्टर कस्टम और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, AD MOD और सब इंस्पेक्टर MOD का रिजल्ट अभी आना है। भाईजान लंबी लिस्ट है और अब आप जो है ना वो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एलोकेटेड, तो बहुत मुबारक आपको इस बात के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा इस बात के लिए मुबारकबाद, इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। मैं दोबारा बाद में पूछूंगा कि ये इसमें मुश्किलात क्या हैं इस सारे फेज़ में, लेकिन इंटरव्यू में आपने टॉप किया है। 151 मार्क्स लिए आपने। बिल्कुल भाईजान कैसे इंटरव्यू में टॉप कर लिया आपने? आई एम स्टिल सरप्राइज्ड ही हुआ कैसे। अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स हैं बेसिकली। एक तो पैनल का मूड है, ठीक है, पैनल उस टाइम क्या सोच रहा है, और दूसरा जो एस्पायरेंट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल है। मतलब अगर आप थके हुए लेवल के साथ जाओगे, उनका पैनल का मूड जैसा भी हो तो आप फारिग हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है और पैनल का मूड भी अच्छा है तो ये तो एक बहुत बड़ा चार्मिंग साइन है और वो आपको अच्छे तरीके से एंटरटेन करेगा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस मेरे ड्रॉप भी हुए थे। पहला क्वेश्चन इनफैक्ट इंट्रोडक्शन के बाद मेरा ड्रॉप हो गया एंड आई वाज लाइक लो जी इंटरव्यू गया। बट चलता गया। तो मैं ये कहूँगा कॉन्फिडेंस लेवल मैंने मेंटेन किया है। नॉलेज हर बंदे का मोर और लेस इक्वल होता है, लेकिन उसको पोर्ट्रे करना, प्रेजेंट करना, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल और द पोर्ट्रेइंग ऑफ नॉलेज, ये काम है। पाकिस्तान के लाखों बल्कि करोड़ों नौजवान आपको देख रहे होंगे, उनमें ख्वाहिश है
एग्ज़ाम पास करने के, फिर इंटरव्यू भी एक बहुत बड़ा जो समझ लेगा हर्डल है आपकी अचीवमेंट के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके बैच में भी होंगे, वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाए होंगे, उनके लिए क्या ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपसे, किस माइंडसेट के साथ अप्रोच करके वहाँ जाना चाहिए? अच्छा, पैनल वालों ने इस दफ़ा बड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग की है एज़ फार एज इंटरव्यूज कंसर्न। ऑलमोस्ट 295 बच्चों को उन्होंने सीधा फेल किया, लेस देन 100 मार्क्स। तो बड़ा एक टफ इन्वायरमेंट था वहाँ पे। और पैनलिस्ट जो होते हैं मोस्टली वो एक पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, मतलब उनको एक एकेडमिक बच्चा नहीं चाहिए कि इसको सारी चीज़ें आती हैं तो ये बच्चा हमें चाहिए। नो, दैट्स नॉट द केस। उनको वो बंदा चाहिए जिसके अंदर सोशल स्किल्स भी हों, जिसके अंदर एकेडमिक स्किल्स भी हों, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों। तो उनको एक पैकेज चाहिए, यू कैन से दैट। एक उनको एक ऐसा मॉडल चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो कि कम्युनिटी को सर्व करे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमने तो लोगों में घुलना मिलना। ऑलराउंडर हो, हर मामला को डील कर सकता हो, दैट्स द लाइन। ऑलराउंडर चाहिए उनको। तो वो कुछ बच्चे सिर्फ एकेडमिक नॉलेज लेके जाते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ सोशल नॉलेज लेके जाते हैं। इनको दोनों की मर्जेंस चाहिए। तो आई वुड से कि ये जब तक ये पैकेज नहीं मिलेगा तो पैनल इंप्रेस नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों को देखना चाहिए। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। मतलब मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे एक पता चली एक तीसरी टर्मिनोलॉजी भी होती है जो कि पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करती है। और उसके अलावा भी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपनी हैबिट्स को देखने का, सीखने का मौका मिला। तो ये चीज़ें बंदों को पता होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को पोर्ट्रे कर सकेंगे, यार यस ये हूँ मैं, दैट्स व्हाट आई एम। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो पैनल को आप क्या बता सकेंगे, अपने आप को कैसे बेच सकेंगे। तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। नौजवान जो है पाकिस्तान के, एक तो उन्हें बात का पता ही नहीं होता किस तरफ जाना है, लेकिन फाइनेंस जो होता है ना पाकिस्तान में, ये बड़ा मसला है। नौजवान उम्मत देखते हैं डिग्री हुई है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। आपको ख़ानदान की तरफ से सपोर्ट थी या आपके भी यही मसाइल थे जो अमूमन आम पाकिस्तानी नौजवानों के होते हैं? अगर थे तो उनको हैंडल कैसे किया? आई थिंक आई वाज लकी इनफ कि मुझे फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फाइनेंशियली कभी ऐसा सच प्रॉब्लम हुई नहीं। और आई वुड से कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे कभी ना मॉरल इशू आया ना फाइनेंशियल इशू आया, हर साइड से सपोर्ट ही मिली है। तो आई कैन से दैट कि विदाउट फैमिली सपोर्ट, बेशक वो फाइनेंशियल है, मॉरल है, एथिकल है, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम लकी कि मैं ऐसे फेज से गुजरूँ जहाँ पर मुझे ये वाली हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ी। और अगर जिनको करनी पड़ती हैं तो येस उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट ऐसों को भी करते देखा, ऐसों को टॉप भी करते हुए देखा। तो ये फैक्टर ये नहीं कहा जा सकता कि डिसाइसिव फैक्टर है। ये फैक्टर एक कंसिडरेबल फैक्टर है, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम। कितना पढ़ना पड़ता है और कितनी जान मारनी पड़ती है? जान तो मारनी पड़ती है। अच्छा, पेपर पास करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये कहा जाए कि जी आपका जीना मरना किताबें, नो दैट्स नॉट द केस। मैं यानी ज़िंदगी इसी में नहीं रह जाती कि आपने किताबें सारा दिन नॉट एट ऑल। मैं हस्बे तौफीक जिम भी लगाता रहा। अच्छा, स्नूकर भी खेलता था, मैं गिटार भी प्ले कर लेता था और फिर नेटों ने भी जाता था दोस्तों के साथ। नहीं, रंगीन मिजाज तो वैसे भी हैं, फूड व्लॉगिंग भी करते रहे, उसके साथ साथ आप मॉडलिंग भी करते रहे। अच्छा, ये सारे काम भी आप साथ करते रहे? ये साथ चलते रहेंगे। मतलब आप ये नहीं कह सकते डोंट ऑल पुट योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये वाला एलिमेंट नहीं है। आपको डाइवर्स रह के चलना है ताकि आप सारी चीज़ों को पैरेलल लेके चलो। वो कहते हैं ना बैकअप का भी एक बैकअप होना चाहिए, तो उसके लिए भी बैकअप रखना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा कुछ इस पर जोर लगा दो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ ना बचे, बिकॉज आपने सारी चीज़ों को देखना है। और पाकिस्तान में रहते हुए सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि हमें बैकअप रखना पड़ता है। तो आप में कहीं ख्याल आया, कहीं ख्वाब था कि यार चले बस ठीक है, इतना हो गया बहुत है, हूँ अगे जाने की लोड़ नहीं, या था कि यार नहीं मैंने आगे ही पहुँचना है? इस पर वो मुनीर न्याजी का मुझे शेर याद आ रहा है। वो कहता है, थां लैके ही वापस मुड़िया, रुख जिधर दा कीता मैं, जहर सी या अमृत सी सब अंत ते जाके पीता मैं। करना ही है तो तरीके से करें, नहीं करना तो फिर ना करें। मतलब जिस चीज़ को हाथ डालना है उसको फिर करके छोड़ना, ये नहीं कि बीच में छोड़ दो। अच्छा रामिज़ साहब, आप अभी जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे मैनेज किया आपने? एक परसेप्शन ये है कि जॉब के साथ आप कंपेटिटिव एग्जाम्स स्कोर नहीं कर सकते, पास नहीं कर सकते। तो आई वुड से कि ये गलत परसेप्शन है। अच्छा, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ तो आप टाइम निकाल लेते हो। वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आपको छोटी मोटी एक्टिविटीज़ छोड़नी पड़ेंगी, अपने लेयर टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें साथ साथ होती हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जॉब के साथ होंगी या नहीं, तो ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम में कुछ तो करते हो ना, तो उसको आप यूटिलाइज़ करो और कन्वर्ट करो एज अ हैबिट ऑफ योर्स। तो वो चीज़ डेवलप होती जाएगी और एट द एंड ऑफ द डे आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। नौजवान ना भटक जाते हैं इस उम्र में आके, फिल्में देखने लग जाते हैं, खेल कूद में कुछ दोस्त ऐसे मिल गए, नशावर अद्वियात लेने में, चीज़ों में उस तरफ लग जाते हैं, इश्क मशूकी में लग जाते हैं। आप में भी कोई ऐसे शौक़ थे, इश्क मशूकी आई कहीं पे, कहीं भटके अपने रास्ते से आप? लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसको देख के बंदा कहता है यार ये मिल गया, दैट्स इनफ। बट अगेन वही पुरानी वाली बात है, आपको डिटर्मिन्ड रहना है। आपने जैसे वो नशे वगैरह की बात की, तो लोगों को ख़राब होते भी देखा है, लोगों को सक्सेसफुल होते भी देखा है। बट अगेन आप
अपने आप को देखें, वेयर यू स्टैंड। आपको अपना फ्यूचर पसंद है कि नहीं। अगर आपके दोस्त का फ्यूचर ब्राइट है, इज़ नथिंग टू डू विद यू, आपने अपना जवाब देना है आखिर में। तो अगेन आपने अपने आप को सेटिस्फाई करना है और अपने आप को पीक्स पे लेके जाना है, तो उसके लिए आपको सारी ये जो डाइवर्जन है इनसे साइड पे रहना पड़ेगा। नाज़रीन, एक बात बड़ी खूबसूरत रामी साहब के हवाले से बताता हूँ, जो ये माइनॉरिटी से हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। रामी साहब, नाज़रीन को बताइए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या माइनॉरिटी विंग से लोग आपको देख रहे हैं, हकूक़ का पाकिस्तान में बड़ा मुतालबा किया जाता है, क्या आपको कभी कोई इस हवाले से कोई मुश्किलात देखनी पड़ी? वेल आई बिलीव कि मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा हूँ, मुझे आज तक इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस करने नहीं पड़े। इनफैक्ट मुझे तो हमेशा इंकरेजमेंट ही मिलती है कि यू आर फ्रॉम माइनॉरिटी और आपको एक स्टेप अहेड दिया जाए। वो जैसे कहते हैं ना, आर्टिकल 36 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक एडिशनल राइट हमें देता है, बेसिक और फंडामेंटल राइट्स के अलावा एक एडिशनल राइट देता है कि आप एक स्टेप आगे आके कम्पीट करें। तो हमेशा से यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, इनफैक्ट जॉब में भी, तो मुझे तो हमेशा इंकरेजमेंट ही मिली है। तो आई वुड से कि जैसी परसेप्शन बनी हुई है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ ये ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट होता है, वो इक्का दुक्का केस है। हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव केस। अभी आपकी माशाल्लाह एलोकेशन हुई है माइनॉरिटी जो है ना बेसिस पे हुई है या फिर ओपन मेरिट पे आपकी? मेरी ओपन मेरिट पे हुई है, पंजाब में 30th पोजीशन आई है मेरी। अभी दोस्त यार अहबाब खानदान वाले ताल्लुकात तो बनाते होंगे यार, मोटा साड़ा असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। मेरा दोस्त कहता होता था एक दफ़ा सीट मिल जाए, कब्र से मुर्दे भी उठ के मुबारकबाद देंगे। तो यस, दैट इज़ द केस, मुबारकबाद हर जगह से यार। लाखों नौजवान हैं, फाइनली उनको ये बता दीजिए कि अगर ये पैशन है, ये जज्बा है, ये अचीवमेंट लेनी है, कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है और क्या करना चाहिए उनको? अच्छा, पहली बात ये कि सिविल सर्विसेज इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये नहीं तो कुछ नहीं, नो, दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। आपने अपना पाथ खुद चूज़ करना है। दुनिया के टॉप जो अमीर तरीन आदमी है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं, वो इनफैक्ट इंजीनियर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं। तो आपने अपना पाथ चूज़ करना है कि व्हाट यू लाइक। आपको अगर ये पसंद है तो आप इस साइड पे एक्सेल करें और कंसिस्टेंट रहें। ओनली की इज़ कंसिस्टेंसी। सिविल सर्विसेज में आने के लिए भी कंसिस्टेंसी, अगर किसी और फील्ड में एक्सेल करना है तो उसके लिए भी कंसिस्टेंसी। तो मिनिमम आई वुड से कि 6 महीने से साल का ड्यूरेशन है। इससे कम में अगर कोई करता है तो वो करिश्मा ही होगा या कोई मसीहियाई बात होगी। जैसे आपने कहा कि आप 2020 तक तो आपको पॉलिटिक्स का पता ही नहीं था, मुझे लिटरली ABC भी नहीं पता थी और उसके बाद आप जब इस फील्ड में आए और आपने करने का सोचा तब आपने सब कुछ सीख लिया। सब कुछ सीख लिया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं। आई वुड से अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इस सिनेरियो के बाद मैं ये कहता हूँ। तो अगर आपने सिविल सर्विसेज की तरफ आना है तो आपने कंसिस्टेंट रहना है और पीछे नहीं हटना। लाइफ में डेफिनेटली फेलियर्स आते हैं, आपको ड्रॉबैक्स मिलते हैं, आप कहते हो यार बस इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। तो वही पॉइंट है मेक और ब्रेक का। अगर वहाँ पे आप बैक स्टेप हो गए तो फिर आपका कैरियर फिनिश है। अगर आप कैरियर के साथ कंसिस्टेंट हैं और आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल इट। ओनली वर्ड इज़ कंसिस्टेंसी।